गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल की जीएसटी में, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल कहां पे है? जब हम चाहते हैं कि टैक्स इवेजन, गवर्नमेंट क्या चाहता है, टैक्स इवेजन को रोका जाए। साथ साथ में और क्या, सारे गुड्स के मूवमेंट के ऊपर में एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो, ताकि हमको पता चल सके कौन सा गुड्स किधर मूव कर रहा है। और ये इलीगल मूवमेंट तो नहीं है गुड्स का। इलीगल मूवमेंट से ये मतलब है कि वो क्या उस पर टैक्सेस प्रॉपरली पेड है गुड्स के ऊपर में या नहीं है, या फिर सिंपली हम उसको टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं गुड्स को। तो ये जरूरत पड़ेगा। इसके बारे में जो लीगल प्रोविजंस है ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 68 में। और बेसिक गाइडलाइंस की कैसे ये पूरा मैकेनिज्म काम करेगा ये हमें मिलता है सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल नंबर 138, 138 ए बी सी डी में। अब ध्यान से समझने वाला बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि ईवे बिल कहां जरूरत पड़ता है, सप्लाई पे डिपेंडेंट है ये, इसका फैक्टर ऑफ अकरेंस सप्लाई पे डिपेंडेंट है, या फिर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स पे डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल ये मूवमेंट ऑफ गुड्स पे डिपेंडेंट है। अगर सप्लाई ना भी हो, गुड्स मूव कर रहा हो, तो वहां पे हमको चाहिए होगा ईवे बिल। यानी कि जो गुड्स को लेके जा रहा है उसको इनवॉइस होना चाहिए साथ में, या बिल ऑफ सप्लाई है तो बिल ऑफ सप्लाई, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मूवमेंट ऑफ गुड्स को एविडेंस कर रहा हो। साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल चाहिए। तो अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है लेकिन वो सप्लाई नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है लेकिन वो सप्लाई है। पहला एग्जांपल में आ जाता है कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स तो है लेकिन वो सप्लाई नहीं है। जैसे एक प्रिंसिपल कुछ गुड्स को मूव कराता है अपने जॉब वर्कर के पास में, और कुछ काम करके जॉब वर्कर उसको वो रिटर्न कर देगा, तो वो सप्लाई नहीं है। तो पहला कैटेगरी में हमको जरूरत पड़ेगा ईवे बिल का। बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सप्लाई हमको नहीं देखना है। दूसरा बात, एक मशीन हमने ले रखा है, पर्टिकुलर प्लेस पर वो सिचुएटेड है, रखा हुआ है। अब हम वो प्लेस का टेनेंसी, मेरा पीरियड ओवर हो गया, हम उस जगह छोड़ना चाहते हैं लेकिन मशीन हम नहीं ले जाना चाहते। तो लैंडलॉर्ड से हम एक एग्रीमेंट करते हैं, मशीन तुम ले लो, हम सेल कर देते हैं मशीन को उसको। यहाँ पे मशीन का लोकेशन वही का वही रह गया, ओनरशिप चेंज हो गया, सेल हो गया। सेल होने के बाद में ये मूवमेंट ऑफ गुड्स एकदम नहीं है, लेकिन ये सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे ईवे बिल निकालने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ईवे बिल का बेसिक रिक्वायरमेंट मूवमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, सप्लाई के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। अब उसको एक बार समझ लेते हैं। मूवमेंट है, साथ साथ में सप्लाई भी है। मूवमेंट भी है, सप्लाई भी है। ई वे बिल चाहिए होगा, ई वे बिल बिल्कुल चाहिए होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई है। जैसे अभी एग्जांपल दिया, एक मशीन जो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा हुआ है, वहीं से वो सेल हो जाता है और ओनरशिप से ट्रांसफर हो जाता है, कहीं मूव नहीं करता वो मशीन। तो ई वे बिल का रिक्वायरमेंट, ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। जैसे जॉब वर्कर के पास भेज रहे तो ई वे बिल का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमको देखना क्या है, मूवमेंट देखना है, उससे ये डिपेंड करता है, ना कि सप्लाई से। सप्लाई से इसका रिलेशन नहीं, हमको मूवमेंट ऑफ गुड्स को चेक करना है। ठीक, चलिए अब बात करें क्या सारे मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए हमको ई वे बिल निकालना होगा? सारे वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए नहीं, तो सारे मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए नहीं निकालना होगा। Whenever the movement of goods of a consignment value that is exceeding rupees 50,000, तब हमको जरूरत पड़ेगा कि हमको ई-वे बिल चाहिए, जिसमें कंसाइनमेंट वैल्यू जो है 50,000 से इंक्रीज करता है, मतलब इनवॉइस वैल्यू जो है 50,000 से इंक्रीज करता है। इस इनवॉइस वैल्यू में टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड होगा। इस इनवॉइस वैल्यू में टैक्स, ऐसे इनवॉइस वैल्यू का मतलब ही होता है टैक्स का अमाउंट उसमें इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे जो कंसाइनमेंट वैल्यू लेना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इंक्लूसिव सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस जो भी लग रहा है उस पर। एग्जाम्पल ले लीजिए, टैक्सेबल वैल्यू गुड्स का है ₹40,000, आईजीएसटी लग रहा है एट द रेट ऑफ 18%। टैक्स कितना हो जाएगा इस पे? 40,000, 18%, that will be 72,000। इनवॉइस वैल्यू 47,200। ई वे बिल निकालना होगा, ई वे बिल जनरेट करना होगा? बिल्कुल नहीं, इसका वैल्यू 50,000 से कम है। ये मेरा क्या आ गया, ये इनवॉइस वैल्यू आ गया। अब इनवॉइस वैल्यू को चेंज करते हैं, ये 48,000 का इनवॉइस वैल्यू लेते हैं। 48,000 का
इनवॉइस वैल्यू लेते हैं, तब टैक्स कितना बनेगा 18% के रेट से? 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 18%, दैट विल बी 8640 प्लस इक्वल टू 56640। अब ईवे भी जनरेट करना होगा, बिल्कुल अब जनरेट करना होगा। हमको देखना कौन सा वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू नहीं देखना बल्कि इनवॉइस वैल्यू देखना है। दूसरी बात, अगर इनवॉइस वैल्यू में कुछ एग्जेम्प्ट आइटम भी एडेड है, कुछ एग्जेम्प्ट आइटम भी एडेड है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, तो उसको हम माइनस करके वैल्यू चेक करेंगे। टैक्सेबल आइटम का ही इनवॉइस वैल्यू देखना है, ना कि एग्जेम्प्ट आइटम का। अब एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ये वाला जब बात हुई है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आइटम्स, ये टैक्सेबल सप्लाई, ये है मेरा 35,000, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट आइटम, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये है 40,000, टोटल आ गया मेरा 35,000 प्लस 40,000, 75,000। अब टैक्स कितना बनेगा? एट द रेट ऑफ 18% ऑफ व्हाट? इस पर तो टैक्स लगना नहीं, इसका 18% ले लेते हैं। तो 35,000 का 18% 6,300। इनवॉइस वैल्यू 81,300। बट ये वैल्यू हमको नहीं देखना क्योंकि इसमें एक एग्जेम्प्ट सप्लाई भी एडेड है। एग्जेम्प्ट सप्लाई को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आता है उसको हमको चेक करना है कि वो 50,000 को क्रॉस करता है या नहीं करता है। तो इसमें से हमको माइनस कर देना एग्जेम्प्ट वाला। 40,000 हम माइनस कर दिए, 41,300। अब इस पर ईवे बिल निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई को हमको ऐड नहीं, इस एग्जेम्प्ट को माइनस करिएगा और आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट को चेक करना है। टैक्सेबल वैल्यू नहीं, इनवॉइस वैल्यू। बट ध्यान में रखना है इनवॉइस वैल्यू में कोई एग्जेम्प्ट आइटम एडेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 50,000 का लिमिट देखेंगे। अगर वो लिमिट क्रॉस हो रहा होगा, अगर वो लिमिट क्रॉस हो रहा होगा तो बिल्कुल ईवे बिल हमको जनरेट करना पड़ेगा। अब कब करना होगा, मूवमेंट के पहले या मूवमेंट के बाद, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम उसको मूव करा रहे हैं। तो उसमें थोड़ी देर में आते हैं। दूसरा बात, अगर वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा तो रूल सेक्शन 15 का वैल्यूएशन का सारा तरीका इस पर अप्लाई होता है। सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यूएशन करना है। जहां पे कई बार कंसिडरेशन नहीं होता, मूवमेंट होगा, सप्लाई होगा विदाउट कंसिडरेशन, तो वहां पे सेक्शन 15 के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे वैल्यू, और उसी वैल्यू को चेक करेंगे कि वेदर इट इज मोर देन 50,000 और लेस देन 50,000। अगर मोर देन 50,000 होगा तो ईवे बिल जनरेट करना कंपलसरी होता है। दो केसेस ऐसा है जहां पे हमको ये चेक नहीं करना है कि 50,000 का लिमिट आ रहा है या नहीं आ रहा। वहां इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू, ईवे बिल मूवमेंट के ऊपर में जनरेट होगा। चाहे वो मूवमेंट 10,000 का हो रहा हो, 20,000 का हो रहा हो, 40,000 का हो रहा हो, 5,000 का हो रहा हो, 1 लाख का हो रहा हो, वहां पे हमको ईवे बिल जनरेट करना होगा। वो दो कंडीशन हम देख लेते हैं। पहला, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा हो, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा हो टू जॉब वर्कर, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा हो जॉब वर्कर के साथ। और दूसरा केस क्या है, हैंडीक्राफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट आइटम से इसका इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा हो, हैंडीक्राफ्ट आइटम का इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा हो। कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम झारखंड से बिहार जा रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू 40,000 का 50,000 का, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे ईवे बिल जनरेट करना होगा। जॉब वर्कर मेरा दूसरे स्टेट में, हम उसको सप्लाई दे रहे हैं तो वहां पे हमको, सॉरी सप्लाई नहीं दे रहे, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो हमको वहां पे ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। अगर बोले कोई इंट्रा स्टेट ही जॉब वर्कर को सप्लाई करते हैं तो 50,000 का उस पर लिमिट अप्लाई होगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट हम सप्लाई, इंटर स्टेट मूव करा रहे हैं गुड्स को अपने जॉब वर्कर के पास,
तो वहां पे लिमिट हमको नहीं देखना 50,000 का, वहां पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट मेरे को ई वे बिल जनरेट कर लेना। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट आइटम का अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होता है तो वहां पे हमको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये दो लिमिट को नहीं माना जाता है यहाँ पे। ये तो बात हुआ किनको ई वे बिल का जरूरत पड़ेगा। बाकी सब तरह का सप्लाई में, चाहे वो सप्लाई हो या फिर वो अदर देन सप्लाई मूवमेंट हो रहा हो, या इनवर्ट सप्लाई हम ले रहे हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रिसिपिएंट है, उसको ई वे बिल का कंप्लायंसेस फुलफिल करना पड़ेगा। अब कुछ कुछ जगह पे ई वे बिल मेरे को निकालने का जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, ई वे बिल वहां पे जनरेट नहीं करना, ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले कुछ एनेक्चर में जो ये जो रूल्स के साथ एनेक्चर अटैच है, उसमें कुछ गुड्स के बारे में मेंशन है कि उस गुड्स का मूवमेंट के दौरान आपको ई वे बिल का जरूरत नहीं है। जैसे अगर एलपीजी आता है घर में, या फिर आपके नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला जो एलपीजी होगा, नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट सप्लाई का एलपीजी होगा, या फिर एलपीजी जो नॉर्मल घरों में आता है हाउस होल्ड सप्लाईज में, उस पर ई वे बिल का जरूरत नहीं होता, चाहे उसका वैल्यू कितना भी हो, क्या हो, उससे कोई लेना देना नहीं। केरोसिन अगर आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, राशन दुकान वगैरह पे अगर केरोसिन सोल्ड होता है, वो मूव होके आता है, तो वहां पे भी कोई जरूरत नहीं कि ई वे बिल जनरेट किया जा सके। उसके अलावा पोस्टल बैगेज, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट का बैगेज मूव कर रहा है, उसका वैल्यू कितना भी हो, ई वे बिल का जरूरत नहीं पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए। कोई प्रीशियस स्टोन मेटल्स है या पर्ल्स है, तो उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं ई वे बिल निकालने का। ज्वेलरी, अगर कोई गोल्ड स्मिथ या फिर सिल्वर स्मिथ वाला ज्वेलरी मूव करा रहा है, तो ई वे बिल निकाल के उसको नहीं निकाल, उसका बहुत सारा सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी होता है कि बाकी बहुत लोगों को पता चल जाएगा ई वे बिल निकलने से कि क्या कंसाइनमेंट है, कितना वैल्यू का आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज आता है। दूसरा, करेंसी मूव कर रहा है, भाई एक कैश वैन है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तुम पहले से ई वे बिल निकाल के सबको बता दियो कि कितना कितना का मूव करेगा, करेंसी कितना वैल्यू का, तो उसमें भी सिक्योरिटी इश्यूज है। उसके अलावा कोई पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट का कोई आइटम है जो कि पहले यूज हो चुका है, आप एक जगह से दूसरी जगह घर को शिफ्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज किया हुआ फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वहां पे ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। कोरल्स वगैरह कोरल रीफ से अगर निकल रहा है, तो वो सब का वहां पे जरूरत नहीं। तो दीज आर दी सर्टेन आइटम, और कुछ आइटम को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा तो वो उस पर भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगा ई वे बिल का। ये आइटम वाइज ये डिपेंड करता है कौन कौन सा चीजें, एक बार फिर से देख लेते हैं। एलपीजी अगर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए आ रहा हो, या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आ रहा हो, केरोसिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटने के लिए आ रहा हो, तो पोस्टल बैगेज पे ऊपर नहीं लगेगा, पर्ल्स पे नहीं लगेगा, गोल्ड और सिल्वर स्मिथ वाला जो आइटम्स होता है उस पे नहीं लगना, करेंसी अगर मूव कर रहा है तो नहीं चाहिए होगा, और पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट्स का आइटम जो यूज्ड है, ऑलरेडी यूज्ड है, वो नहीं उस पे लगेगा, कोरल पे नहीं लगता। तो ये जब में रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम ई वे बिल जनरेट करें। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, अगर नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस से हम मूव कराते, बैलगाड़ी से कोई सामान को मूव कराते, रिक्शा से मूव कराते, और ठेला वगैरह से मूव कराते, तो वहां पे हमको ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ई वे बिल निकालना वहां पे जरूरी नहीं है। वेयर द गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो और सीएफएस फॉर कस्टम क्लियरेंस के लिए जाता है, एयरपोर्ट वगैरह से कस्टम एरिया में, तो आने, या फिर कस्टम एरिया से वापस एयरपोर्ट भी आएगा तो वो भी इसी में कवर हो जाता है, उस पर भी नहीं लगता है। यानी कस्टम स्टेशन और जहां से गुड्स को डिस्पैच करना है, उन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, वहां पे हमको मूव कराने के लिए कोई ई वे बिल का जरूरत नहीं होता है। एग्जेम्प्ट गुड्स, जिसको एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन गुड्स कहा जाता है, नोटिफिकेशन नंबर 2 2017 से एग्जेम्प्ट है, जैसे सॉल्ट, कुछ सीरियल्स, मीट और लाइफ स्टॉक्स, तो उन तरह के चीजों के लिए ई वे बिल का जरूरत नहीं होता है, बट वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में मेंशन होना चाहिए। देन वी हैव नॉन जीएसटी सप्लाई लाइक अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे स्टेट का जो लॉ लगता है, हो सकता है रोड परमिट वगैरह उसमें निकले, तो बट ई वे बिल नहीं निकलता है, इसके ऊपर जरूरत नहीं है ई वे बिल निकालने की। क्या क्या चीज आएगा, पेट्रोलियम का क्रूड और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, इस तरह की चीजें नॉन जीएसटी सप्लाई। इसके अलावा एक एडिशनल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शेड्यूल 3 वाला आइटम जिसको निगेटिव लिस्ट कहते हैं, एम्प्लॉई अपना कंपनी का लैपटॉप लेके जा रहा है दूसरी जगह काम करने, अब वो तो एज रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई काम हो रहा है, तो वहां शेड्यूल 3 में कवर होता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं उस लैपटॉप के लिए ई वे बिल निकालने का। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड और ट्रांजिट कार्गो, अगर ट्रांजिट कार्गो है जो नेपाल या भूटान से आ रहा है या नेपाल या भूटान जा रहा है, तो वहां पे भी ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है।
देन वी हैव गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 7 एंड नोटिफिकेशन नंबर 26। 7 वाला नोटिफिकेशन कवर करता है ना, आप सुने होंगे कैंटीन होता है मिलिट्री का, तो उसका सीडीएस वाला जगह से कैंटीन में आ रहा है या किसी कस्टमर को सीडीएस से डायरेक्टली जा रहा है, तो सीडीएस वाला आइटम पर एग्जेम्प्ट होगा आपके लिए ई वे बिल निकालना। भले वो आइटम नॉर्मल जीएसटी में टैक्सेबल हो सकता है या फिर यहाँ पे तो एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन में कवर हो रहा है। अभी समझना है कि ये 26 नंबर का क्या है, ये न्यूक्लियर गुड्स के लिए होता है, जैसे हेवी वाटर वगैरह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटॉमिक डिपार्टमेंट से उठा के एनपीसीआईएल को देता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है कि वहां पे हमको टैक्सेस और ये ई वे बिल का जनरेशन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं बिल्कुल उस पर करना ही नहीं है। तो दो नोटिफिकेशन है, 7 नंबर वाला और 26। 7 नंबर वाला कवर करता है सीडीएस कैंटीन से कस्टमर को जा रहा हो या सीडीएस से स्मॉल सीडीएस कैंटीन को जा रहा हो, और 26 वाला कवर करता है न्यूक्लियर आइटम्स को जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को एनपीसीआईएल को जाता है। इस तरह का चीज पे हमको ई वे बिल नहीं निकाल, हेवी वाटर ट्रांसफर करता है ये लोग, तो वो सब चीजों पे ई वे बिल का जरूरत नहीं पड़ता। उसके अलावा डिफेंस फॉर्मेशन का गुड्स है, कोई भी चीज जैसे रफाइल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ कंसाइनर या एज अ कंसाइनी है, तो वहां पे मेरे को ई वे बिल नहीं चाहिए होगा। वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और वो गुड्स रेल से ट्रांसफर होता हो, रेल से मूव कर रहा हूं, रेल से मूव कर रहा हूं, यानी वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इज थ्रू रेल। नाउ गुड्स ट्रांसपोर्टेड टू वे ब्रिज विद इन 20 किलोमीटर्स। अब एक ट्रक को वेट कराना है, वेट कराने के लिए ट्रक रास्ता में अभी वो मूव नहीं कर रहा है, अभी वेट कराने के लिए जा रहा है, सिर्फ उसमें सामान लोड है, सामान के साथ वे ब्रिज पे जा रहा है, धर्मकटा जिसको कहते हैं, वहां वे ब्रिज तक जा रहा है, तो वे ब्रिज के बीच में उसको पकड़ के बोलेगा कि ई वे बिल तो वहां जरूरत नहीं है ई वे बिल का। 20 किलोमीटर के विद इन का अगर रहेगा, डिलीवरी चलान लेकिन साथ में रखना पड़ता है, डिलीवरी चलान आप रखेंगे और जाकर उसको वेट करा के वापस ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वे ब्रिज तक जाने के लिए, जो कि वे ब्रिज 20 किलोमीटर के विद इन होगा, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। उसके अलावा एम्प्टी सिलेंडर जो रिफिलिंग के लिए जा रहा है, आप यूज के सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर का वैल्यू कुछ भी हो, वो जा रहा है रिफिलिंग के लिए, रिफिलिंग प्लांट तक, तो उस पर भी ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दीज आइटम्स आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, यहाँ पे हमको ई वे बिल का जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे पहले कुछ सर्टेन आइटम है, जैसे एलपीजी हाउस होल्ड के लिए आ रहा हो, केरोसिन है, पोस्टल बैगेज है, करेंसी है, कोरल्स है, पर्सनल एंड हाउस होल्ड यूज्ड गुड्स है। देन वी हैव where the goods are being transported by non motorized vehicle, non motorized vehicle बैलगाड़ी से, रिक्शा से हम ले जाते हैं तो ई वे बिल नहीं मांगेगा। where the goods are transported from the custom airport और air cargo complex to inland container depot, देखते हैं ना बड़ा बड़ा कंटेनर्स रखा रहता है, वो दैट इज इनलैंड कंटेनर डिपो, एयरपोर्ट से उस बीच में जरूरत नहीं है, या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो से वापस एयरपोर्ट जा रहा है तब भी ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। कई बार एम्प्टी कंटेनर्स वगैरह, ये लिखा है एम्प्टी कंटेनर्स, खाली कंटेनर है जैसे दूसरी जगह जाएगा, यहाँ पे आया माल जब लेके आ रहे थे तब तो ई वे बिल चाहिए था, अब माल यहाँ अनलोड होके वापस कंटेनर जा रहा है एम्प्टी कंटेनर, तो उस एम्प्टी कंटेनर का वैल्यू ज्यादा होता है, हो सकता है वो 1.5 लाख का एक कंटेनर हो, तो उस कंटेनर के वैल्यू के ऊपर में कोई हमको ई वे बिल नहीं चाहिए होता है। मूवमेंट दिख रहा है, कंटेनर जगह से दूसरी जगह जा रहा है ट्रेलर पे लोड होके, बट वो एम्प्टी है, तो उसका कोई ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जैसे कि जो नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट है, जैसे दाल हो गया, अनब्रांडेड दाल है, या सॉल्ट है, या मीट है, या लाइफ स्टॉक्स है, तो उन चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 2 2017, तो उस पे आपको मूव कराने के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। नमक एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे, कोई ई वे बिल का जरूरत नहीं, वैल्यू कितना भी हो। नॉन जीएसटी सप्लाई पेट्रोलियम है, क्रूड है, you have alcoholic liquor for human consumption, उसके लिए भी जरूरत नहीं है। शेड्यूल 3 वाला आइटम जो कि नेगेटिव लिस्ट में कवर होता है, उसके लिए भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जहां पे ट्रांजिट कार्गो मूव कर रहा है नेपाल भूटान, या फिर नेपाल भूटान से आ रहा है, तो भी ई वे बिल का जरूरत नहीं है। और गुड्स जो कि एग्जाम किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 7 और नोटिफिकेशन नंबर 26 से, 7 में कौन है सीडीएस कैंटीन वाला, और 26 में कौन है न्यूक्लियर आइटम्स। डिफेंस के लिए अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई गुड्स को एज अ कंसाइनर या कंसाइनी मूव करा रहा है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ता है डिफेंस गुड्स को, उसके लिए कोई भी वैल्यू का हो आप मूव कराएं विदाउट एनी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। नाउ जहां पे कंसाइनर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रेलवे से हो रहा हो, तो वहां भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि ई वे बिल हम जनरेट करें।
हम वेब्रिज तक जा रहे हैं ट्रक को लेके, उस पे माल लोड है, ताकि हम वेट करा के जान सके। एक एम्प्टी ट्रक का वेट होता है, उसके बाद लोडेड ट्रक का वेट होता है, ताकि हम डिफरेंस ऑफ वेट निकाल सके, उस हिसाब से वो लोग भाड़ा चार्ज करता है। तो ये अगर वेब्रिज तक जा रहा है माल और 20 किलोमीटर के भीतर डिलीवरी चलान लेके जाएंगे, कोई ई वे बिल का जरूरत नहीं है। एम्प्टी सिलेंडर जा रहा है वापस से रिफिलिंग के लिए, कोई ई वे बिल का जरूरत नहीं। क्लियर। अब ई वे बिल निकालेगा कौन? अब दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि हम खुद अपने व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम इन सब में से नहीं है, ये तो समझ लीजिए जहां पे ईवेल की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं ईवे बिल जब जरूरत है तब की बात कर रहे हैं। हम अपने ही व्हीकल से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उस केस में ईवे बिल जनरेट करने का लाइबिलिटी सप्लायर का होगा, कंसाइनर का होगा। ठीक है। तो अब सप्लायर ऐसे वर्ड हम यूज करेंगे, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। ऐसे कंसाइनर कंसाइनी मोर एप्रोप्रिएट होता है कि कई बार सप्लाई नहीं भी हो, बट अभी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सप्लायर, हम गुड्स का मूवमेंट को कॉज कर रहे हैं, मेरे गाड़ी में जा रहा है, हम कोई ट्रांसपोर्टर को ये काम नहीं सौंपे, हम खुद से करेंगे मूवमेंट, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईवे बिल भी आप खुद से जनरेट करेंगे, ईवे बिल भी आप खुद से जनरेट करेंगे। ठीक है। ईवे बिल का दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ईवे बिल का नाम है, अगर नॉर्मल ईवे बिल निकलता है दैट ईवे बिल इज नोन एज जीएसटी ईवे बिल 01। इट हैज टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये ईवे बिल है, ये मेरे को जनरेट करना। पार्ट ए पे क्या डिटेल होता है? पार्ट ए में डिटेल्स होगा कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, यानी कि सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, गुड्स का डिलीवरी कहाँ होना है, गुड्स किस नेचर का है, उसका एचएसएन कोड क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, टैक्सेस कितना लगा है, सेस कितना लगा है, वो सारा डिटेल पार्ट है। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर डिटेल होता है। आप खुद से ले जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी का व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर आईडी है तो वो, ट्रांसपोर्टर तो है नहीं यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टर आईडी की बात नहीं है, अपना व्हीकल नंबर, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ड्राइवर का नाम वगैरह इसमें पार्ट बी में फिल करेंगे। कंप्लीट जब तक पार्ट बी नहीं फिल होगा ये ईवे बिल कंप्लीटली जनरेट नहीं होगा। ठीक है। ईवे बिल कैसे जनरेट होगा? एक वेबसाइट है eWayBillGST.gov.in, वहां पे जाके अपना आईडी बनाना होगा। जीएसटी नंबर है आपका, जीएसटी वाला पोर्टल gst.gov.in में, उसके बावजूद भी उस पर्टिकुलर ईवे बिल के पोर्टल पर अपना आईडी पासवर्ड बनाना होगा। वहां जाके आईडी पासवर्ड बना के जनरेट किया जा सकता है। क्या रिसिपिएंट जनरेट कर सकता है? बिल्कुल, रिसिपिएंट भी चाहे तो जनरेट कर सकता है कि हम गुड्स इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं, रिसिपिएंट भी जनरेट कर सकता है। अब हम बात करें ट्रांसपोर्टर अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, रिसिपिएंट भी ईवे बिल जनरेट कर सकता है। अब सप्लायर जो है वो ट्रांसपोर्टर को दे देता है, ट्रांसपोर्टर को दे देता है। ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हो सकता है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको टेम्प बोल सकते हैं कि एनरोलमेंट करना होता है, पैन बेस्ड एनरोलमेंट। जीएसटी नंबर हो सकता है नहीं हो ट्रांसपोर्टर का, कोई बात नहीं, नहीं है तो, लेकिन अब क्योंकि ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में, तो इस ट्रांसपोर्टर को एक एनरोलमेंट करना होगा जीएसटी में। कहा? ईवे बिल वाले पोर्टल पे। पैन से हो जाएगा, जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, पैन बेस्ड एनरोलमेंट, पैन और आधार से वो एनरोलमेंट अपना कर लेगा ट्रांसपोर्टर। अब इसके पास एक ट्रांसपोर्टर आईडी आ जाएगा, एनरोलमेंट आईडी आ जाएगा। ठीक है। अगर जीएसटी नंबर है तो जनरली वही ट्रांसपोर्टर आईडी हो जाता है। अगर सप्लायर ये डिटेल ना भरे और ट्रांसपोर्टर को दे दे तो ट्रांसपोर्टर ये दोनों डिटेल इनवॉइस देख के भर सकता है। पार्ट ए में जो डिटेल है वो इनवॉइस से सारा मिल जाता है। पार्ट बी में व्हीकल का डिटेल होता है, ट्रांसपोर्टर का डिटेल होता है। अगर हम खुद से ले जा रहे हैं तो हमको पता है कौन सी गाड़ी नंबर से ले जा रहे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टर को माल दे दिए, पता नहीं ट्रांसपोर्टर कौन से गाड़ी में ले जाएगा, तो इस केस में एक और ऑप्शन ये होता है कि पार्ट ए जो है वो सप्लायर भर दे और पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर फिल कर ले। पार्ट ए अगर सप्लायर भर दे और उसके बाद ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को फिल कर ले। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का डिटेल है, कौन से गाड़ी से ले जाना है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर वगैरह। अभी क्या है, इंटीग्रेशन कर दिया व्हीकल वाला वेबसाइट से, तो गाड़ी का नंबर जैसे ही आप डालेंगे ना तो बता देगा किस नेचर का व्हीकल है। ठीक है। तो स्कूटर में आप नहीं ले जा पाएंगे हेवी कंसाइनमेंट, तो इस तरह का जो फॉल्स बोगस इनवॉइसेस बनता था वो सब थोड़ा कम हो जाएगा इसमें। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भर सकता है, या पार्ट ए पार्ट बी रिसिपिएंट भी भर सकता है। रिसिपिएंट हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो,
और अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो भी कंसाइनमेंट का डिटेल भर के ई वे बिल जनरेट कर सकता है। लेकिन पता है अगर ई वे बिल ना सप्लायर करता है ना रिसिपिएंट करता है तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर को करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर विल लाइबल कि उस सामान को मूव करा। रास्ते में तो ट्रांसपोर्टर का ही आदमी होगा, और जब इंटरसेप्ट होगा व्हीकल तो क्वेश्चन उससे ही पूछा जाएगा। तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर को ही जनरेट करना पड़ेगा अगर ये नहीं करके दिया है। अगर ये पार्ट ए भर के दिया है तो पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भरेगा, सिंपल। ठीक है, ये सब अभी हम बात कर रहे हैं जब हम रोड से ट्रेवल करते हैं। इसको और हम इजी वे में अगर हम समझना चाहें तो इसको थोड़ा हम डिटेल कर देते हैं। अगर हम रोड से मूवमेंट कराते हैं, रोड से मूवमेंट कराते हैं तो अलग है कहानी थोड़ा, और अगर रेलवे से कराते हैं या एयरक्राफ्ट से कराते हैं या शिप से कराते हैं, वेसल से कराते हैं, तो थोड़ा कहानी डिफरेंट हो जाएगा। रोड से कराएंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं सप्लायर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पे रिसिपिएंट है। ये इसको देगा और ये यहां तक ले जाएगा। हो सकता है पार्ट ए ये फिल कर दे, हो सकता है पार्ट बी भी यही फिल कर दे, पूछ के इससे कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है। हो सकता है अगर नहीं करे तो दोनों काम ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। अगर इन रिसिपिएंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। जनरली क्या होता है, पार्ट ए सप्लायर भरता है और ये डिटेल इनवॉइस के साथ चला जाता है ट्रांसपोर्टर के पास। फिर ट्रांसपोर्टर अपने कन्वीनियंस से कौन से व्हीकल से उसको भेजना है, वो उस व्हीकल का डिटेल अपना पार्ट बी में ड्राइवर का नंबर वगैरह भर देगा पार्ट बी में। ये नॉर्मल मैकेनिज्म में पार्ट बी ये भर देगा। लेकिन अगर हम पूछे कि पार्ट बी क्या सप्लायर भर सकता है, हाँ भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट बी जैसे भरेंगे तो कंप्लीट वो जनरेट हो जाएगा ई वे बिल, अदरवाइज वो पार्शियल जनरेट होता है। पार्ट बी भर दिया। अब रिसिपिएंट भी चाहे तो भर सकता है, मतलब तीनों में से कोई भी भर सकता है। लेकिन इस केस में अगर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही सप्लायर को फिल करना होगा या रिसिपिएंट को, इसमें ये लोग नहीं जनरेट करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंसाइनमेंट होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो एक एक ये लोग अगर बैठ के निकालने लगेगा रेलवे वाला लोग ई वे बिल, तो इट विल बी वेरी कम्बरसम प्रोसीजर। तो इसलिए पार्ट ए पार्ट बी सप्लायर भर सकता है या रिसिपिएंट चाहे तो रिसिपिएंट। नॉर्मल कंसाइनमेंट में पार्ट ए पार्ट बी भर सकता है। अप्लाई कब करना है ई वे बिल के लिए और कब जनरेट कर लेना ई वे बिल? अगर रोड से जा रहा है तो ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर रोड से जा रहा है तो मूवमेंट से पहले, और इसमें से अगर कहीं तो मूवमेंट के बाद होगा। बट अगर ई वे बिल नहीं है तो डिलीवरी नहीं करेगा वो, मतलब बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स ई वे बिल हाथ में चाहिए। बिफोर डिलीवरी ई वे बिल चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दीजिए, फिजिकल मोड में उसको दे दीजिए, बट रेलवे को ई वे बिल चाहिए। तो ई वे बिल पार्ट बी और पार्ट ए दोनों सप्लायर या किसी केस में रिसिपिएंट भी फिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एक टेम्पोररी या कोई बोल सकते हैं नॉर्मल पैन बेस्ड एनरोलमेंट किया जा सकता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फिर से एक बार समझ लेते हैं। रोड के केस में क्या है, पार्ट ए या तो सप्लायर भरेगा, पार्ट बी भी सप्लायर भर सकता है। अगर नहीं भरता है कोई बात नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट बी भर सकता है। यहाँ पे पार्ट ए भी नहीं भरा तब भी ट्रांसपोर्टर पार्ट ए भर सकता है, मतलब दोनों कोई भर सकता है। रिसिपिएंट भी यहाँ पर फिल कर सकता है। बट रेलवे और एयरक्राफ्ट शिप वेसल के केस में सप्लायर ही पार्ट ए पार्ट बी भरता है। यहाँ पे रेलवे वाला लोग आपके लिए जनरेट नहीं करेगा ई वे बिल, रेलवे हो या फिर एयरक्राफ्ट हो। और मूवमेंट के बाद भी यहाँ पे ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, ई वे बिल नहीं, मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं इनवॉइस बेसिस पे। बट डिलीवरी नहीं देगा गुड्स का, जहां पे जाना है ना डेस्टिनेशन पर, वहां पे डिलीवरी नहीं होगा अनलेस डिलीवरी से पहले तक आप ई वे बिल ना प्रोवाइड करा दें। क्लियर है? क्लियर है? बिफोर, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ट्रांसपोर्टर के मूवमेंट करने से पहले, यानी यहाँ पे रोड के केस में गुड्स के मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही हमको ये बिल चाहिए
इन केसेस में बिफोर डिलीवरी हमको ई वे बिल चाहिए। यहाँ पे ई वे बिल का पार्ट ए पार्ट बी दोनों सप्लायर या रिसिपिएंट ही निकाल सकता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी निकाल सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एनरोलमेंट करा के वो कर सकता है पार्ट बी अपना जो फिल करना होता है। पार्ट बी में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं होता है कि गाड़ी का कौन सा नंबर है, गाड़ी किस गाड़ी को जिसे मूव कराना है तो वो ठीक है। अब यहाँ बोले रेल का क्या नंबर है तो वो सब नहीं फिल करना होगा। यहाँ पे रेलवेज में उतना ज्यादा सिंपल है। अब रेलवे कौन से रेल से जाएगा उसका क्या नंबर है, दैट नंबर इज टू बी नॉट फिल्ड इन द ई वे बिल। ठीक है, आपका कंसाइनमेंट डिटेल जाएगा ज्यादा। क्लियर है? चलिए, ये तो बात होगी कि कौन ई वे बिल के निकालेगा, किसको किसको निकालने के लिए अधिकृत किया गया है, ऑथराइज है। ना ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है? ई वे बिल आज हम निकाल लिए तो कब हमको मूव कराना है, कितना दिन के अंदर हमको मूवमेंट कराना है? तो ई वे बिल का सिंपल ऐसा समझ लेंगे, दो कैटेगरी ऑफ कार्गो हो सकता है, दो कैटेगरी ऑफ कार्गो हो सकता है। एक तो होता है नॉर्मल कार्गो, दूसरा होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो, नॉर्मल कार्गो क्या है? नॉर्मल कार्गो मतलब अदर देन ओवर डायमेंशनल, सिंपल, अदर देन ओवर डायमेंशनल। व्हाट इज ओवर डायमेंशनल? ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? बड़ा बड़ा सा जो व्हीकल से भी बड़ा हो, और ये ट्रेलर वगैरह का देखते हैं 16 मीटर से ज्यादा का ट्रेलर नहीं होना है मोटर व्हीकल एक्ट में। और ये मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया कि ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होगा, किसको ओवर डायमेंशनल कार्गो बोलेंगे, ये मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होता है। ट्रेलर एक्ट देखेंगे उसमें एक बड़ा सा बॉयलर लोड हो गया, तो बॉयलर ट्रेलर से भी बड़ा हो गया, अब उसको मूव कराने में स्पीड थोड़ा स्लो रहता है, प्लस उसको रुकना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट से कई कई जगह पे परमिशन लेना पड़ता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। मूवमेंट दिन में नहीं करा सकते, बहुत जगह पे ऐसा रिस्ट्रिक्शंस होता है, रात में ही मूव कराना होगा इस तरह का कार्गो को। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट में जिसको ओवर डायमेंशनल कार्गो कहते हैं, उसके लिए लिमिट अलग होता है, नॉर्मल कार्गो के लिए अलग होता है। नॉर्मल कार्गो की बात करें तो 100 किलोमीटर अप टू 100 किलोमीटर वन डे, एक दिन का लिमिट होगा। अभी लिमिट कैसे काउंट होता है बता देता हूं। वन डे फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, वन डे फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। और फॉर आफ्टर 100 किलोमीटर, फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स अगेन वन डे। यानी 200 किलोमीटर अगर है तो 2 दिन, 300 किलोमीटर है तो 3 दिन, 400 किलोमीटर है तो 4 दिन। ठीक है, 100 के बाद मान लेते 150 किलोमीटर है तो 2 दिन। ठीक है, ओवर डायमेंशनल कार्गो में सेम चीज होता है। यहाँ पे ये 100 की जगह में 20 किलोमीटर का लिमिट होता है कि पहला 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, और उसके बाद जितना जितना 20 किलोमीटर आएगा उतना उतना के लिए वन डे आपका ऐड होता जाएगा। उस डेट तक आपको कंसाइनमेंट को रीच करा देना है। अब ये काउंट कैसे होता है? आप एग्जांपल ले लीजिए कि अभी हम 75 किलोमीटर, सॉरी इसको हम लोग ले लेते हैं 175 किलोमीटर, 175 किलोमीटर के लिए हमको मूव कराना है। ये नॉर्मल कार्गो है, इधर लिख लेते हैं 175 किलोमीटर, 175 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम ई वे बिल कब निकाले और उसका वैलिडिटी कब तक होगा ये हम लोग समझते हैं। ई वे बिल आप कभी भी निकालिएगा, डे काउंट होगा जब रात के 12 बजेगा, उसके आने वाला जो दिन हो मतलब 24 आवर होगा दैट विल बी वन डे। हम रात के 10 बजे 10 PM 20th सितंबर 2020 को ई वे बिल जनरेट किए। जनरेट करने का मतलब क्या है? पार्ट ए और पार्ट बी दोनों निकल गया हो। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए निकाल के ट्रांसपोर्टर को दे दिया, अब ट्रांसपोर्टर 10 दिन बाद निकाल रहा तो वो डेट को नहीं लेते। जब ट्रांसपोर्टर पार्ट बी भर के जब फाइनल ई वे बिल निकल जाएगा उस डेट की बात करें तो वो डेट है 10 बजे रात में 20 सितंबर। तो यहां से जो 12 बजे मतलब ये दिन जब खत्म हो जाएगा तो 12 बजे रात से एक दिन पूरा काउंट होगा 24 आवर। ऐसे बताइए यहाँ कितना दिन मिलना चाहिए? पहला 100 किलोमीटर के लिए एक दिन, प्लस दूसरा आ गया विद इन 100 किलोमीटर है 200 था तो 300 मतलब 200 के अबव जाता तो 3 दिन हो जाता, बट 200 से बिलो है तो पहला 100 के लिए एक दिन और दूसरा 100 के विद इन का चीज है तो अगेन वन डे, तो दैट विल बी 2 days।
तो पहला दिन आपका कब स्टार्ट होगा? पहला दिन आपका स्टार्ट होगा जब रात के 12 बजेगा, जब रात के मिडनाइट होगा, ये मिडनाइट। तो एक तो ओवर 21 सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, 21 सितंबर पूरा रात के 12 बजे तक, फिर 22 सितंबर रात के 12 बजे तक, ये होता है डेट। यानी यहाँ पे 2 दिन का मतलब क्या? 22 दिसंबर के रात के 12, सॉरी 22 सितंबर के रात के 12 बजे, मतलब जो 23 होने वाला जो रात हुआ है, मिडनाइट हुआ, वहां तक वो लास्ट डेट होगा। ठीक है, तो जब भी जनरेट किए वेट करिए कि उस अभी जनरेट, अच्छा कोई जनरेट कर लेता फॉर एग्जाम्पल शाम के 7 बजे, तो शाम के 7 बजे से जो आने वाला 12 बजे तक उसको इग्नोर करिए, वहां से जो 12 रात के 12 बजा वहां से लेके 24 आवर काउंट कीजिए, दैट विल बी डे 1। फिर डे 2 के लिए उस 24 से अगला 24 आवर, दैट विल बी डे 2। इस तरह से काउंट होता है, इसमें भी वैसे ही डे काउंट होगा। ठीक, अच्छा कोई रात के एग्जांपल लीजिए, कोई रात के 1 बजे जनरेट किया ई वे बिल, डे कौन सा था? डे मान लो 10 जनवरी। इसका डे स्टार्ट कब से होगा पता है? ये तो पूरा का ये 24, ये इसका डे कब खत्म होने वाला? इसका डे अगले दिन, यानी 10 जनवरी का जब रात के, ये तो सुबह मतलब 1 बजे वाला रात है, अगले दिन का जब 12 बजेगा ना, 00 आवर्स जब आएगा, वहां से डे 1 स्टार्ट होगा, वहां से डे 1 स्टार्ट होगा। क्लियर? तो ये डे वैलिडिटी को बढ़ाया भी जा सकता है, वैलिडिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। कई बार क्या होता है कि आप वैलिडिटी लेके तो चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू सर्टेन कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया है, या बीच में ट्रांसशिपमेंट करना पड़ रहा है एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी में क्योंकि एक गाड़ी खराब हो गई है, तो उस केस में आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं वैलिडिटी का। बट एक्सटेंशन आप कब ले सकते हैं? या तो वैलिडिटी जब खत्म होने वाला उससे 4 घंटा पहले, या खत्म होने के 4 घंटा बाद। यानी जिस 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 रात पे खत्म होने वाला है ना, जिस जिस डेट पे, मान लेते हैं 26 तारीख को रात के 12 बजे खत्म होने वाला है, तो आप रात के 8 बजे 26 तारीख को ले सकते हैं, या 27 तारीख को सुबह के 4 बजे, यही इसी बीच में आप ले सकते हैं। अदरवाइज और कोई टाइम पहले नहीं ले सकते कि आपको लगता है कि नहीं, वैलिडिटी जब खत्म होने वाला हो उससे 4 घंटा पहले, या वैलिडिटी खत्म होने के 4 घंटा बाद, ये स्लॉट के बीच में ना आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। कितनी बार भी एक्सटेंशन लिया जा सकता है। एक्सटेंशन लेने के लिए जब आप डालेंगे पिन कोड ना, तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है कितना दिन का आपको एक्सटेंशन देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड यू हैव रीच्ड एंड टिल द पिन कोड ऑफ द डेस्टिनेशन। अब ये क्लियर हो गया होगा कि डे कैसे काउंट करते हैं। कभी भी जनरेट करें तो वेट कीजिए, रात के 12 बजे का जो डेट होगा वो 0.0 कहलाएगा। 0.0 से एक दिन पूरा, मतलब अगले दिन के रात के 12 बजे तक एक दिन होता है। अभी मान लेते हैं एग्जांपल लीजिए कि अभी हम दिन में 3 बजे जनरेट कर लिए ई वे बिल, तो रात के 12 बजे तक कुछ नहीं है, वो डे 0 काउंट हो रहा है। रात के 12 बजे से जो अगला दिन होने वाला है ना पूरा 24 आवर्स का, दैट डेट यानी कि आ जाएगा 20th है, तो 21st वाला जो पूरा डेट हो रहा है वो कैलकुलेट होता है, वो डे 1 होगा। माने कि जब तक रात के 12 बजे वो डे 0 में आता है। क्लियर? तो हर ये एक दिन होगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर के लिए एक दिन देता है ओवर टाइम स्टार, क्योंकि ये स्लो चलता है। क्लियर है? तो ये ई वे बिल इस तरह से मेरे वैलिडिटी है ई वे बिल की, और उसका एक्सटेंशन लगता है कि वैलिडिटी पर हम नहीं पहुंच पा रहे तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके, कहीं नहीं जाना है, कोई ऑफिस नहीं जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वैलिडिटी का एक्सटेंशन ले लीजिए। बट एक्सटेंशन लेने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन आपको तभी मिलेगा जबकि वैलिडिटी खत्म होने से 4 घंटा पहले, वैलिडिटी खत्म होने के 4 घंटा बाद। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया नॉर्मल कार्गो और हो गया ओवर डायमेंशनल कार्गो, दोनों के लिए कहानी डिफरेंट है। अब एक चीज और है कि अगर हम कंसाइनमेंट बिल टू शिप टू मॉडल में लेके जा रहे हैं, यानी बिल टू शिप टू का मतलब ये हुआ कि बिलिंग तो हमको हुआ है लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शन पे डिलीवरी मेरे को नहीं होगा, डायरेक्टली जिसको हम बिल कर रहे हैं वहां डिलीवरी होगा। इसको एग्जांपल समझिए कि मिस्टर ए है, ये सप्लायर है, मिस्टर बी को बिल किया है, मिस्टर बी जो है वो सी को बिल करेगा,
लेकिन मिस्टर ए बी को नहीं सामान देके मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है डायरेक्टली सी तक पहुंच जा रहा है गुड, तो इसमें दो इनवॉइसेस बनता है, बिल ए और बिल बी, यानी कि इनवॉइस नंबर ए एंड इनवॉइस नंबर बी। इसको नाम दे दो 1 2, इनवॉइस नंबर 1 एंड इनवॉइस नंबर 2। इसमें दो इनवॉइस होगा, लेकिन क्या दो इनवॉइस है तो क्या दो ई वे बिल निकालना होगा? नहीं, मूवमेंट तो एक है ना, मूवमेंट ए टू सी जा रहा है, तो यहाँ पे एक ई वे बिल ही निकलेगा। अगर ये ई वे बिल निकालता है तो इसका बिल टू ये लिखाएगा, और ई वे बिल जब निकालते तो एक ऑप्शन होता है डिलीवरी कहां जाएगा, शिप टू कहां होगा, तो शिप टू ये सी का लोकेशन दे देगा। बिल तो इसके जीएसटी पे बन रहा है बट डिलीवरी लोकेशन सी का होगा, तो बिल टू शिप टू मॉडल में भी एक ही ई वे बिल निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ई वे बिल निकाल रहा है फॉर, तो फिर इस केस में कंसाइनमेंट तो इससे परचेज होके आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट इसके लिए तो बिलिंग ये एड्रेस होगा, तो इसमें किसी भी केस में एक ही ई वे बिल निकालने का। सिंपल, अगर ए ई वे बिल निकालना, हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, हम सेल किसको कर रहे हैं? बी को, तो ई वे बिल में लिखना क्या है? ई वे बिल में ये लिखना है कि बिल टू बी एंड शिपिंग टू सी लोकेशन, इसमें जीएसटी नंबर बी का रहेगा। ठीक, डिलीवरी लोकेशन भले कहीं और उसके इंस्ट्रक्शन पे, दिस इज नोन एज बिल टू शिप टू मॉडल, इसमें एक ही ई वे बिल निकलता है। ठीक, अब ई वे बिल ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर को बहुत लोग एक ही गाड़ी में माल दे दिए, एक ही गाड़ी में माल जमा हो गया आके ट्रांसपोर्टर के पास, अब वो एक गाड़ी को मूव कराना है, तो वहां पे हो सकता है 10 लोगों का माल हो तो 10 ई वे बिल अलग अलग हो जाएगा। तो वह ट्रांसपोर्टर के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो सारे बिल को कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड ई वे बिल निकाल सकता है। ये नॉर्मल ई वे बिल का नाम क्या होता है? नॉर्मल ई वे बिल का नाम क्या होता है? ई वे बिल 01। अगर इसको कंसोलिडेट करें, ई वे बिल 02, ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल होता है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल। इसमें क्या होगा? ये कुछ नहीं है, ये कंसोलिडेशन है, एक ही डॉक्यूमेंट में बाकी डॉक्यूमेंट का डिटेल आ जाता है। ई वे बिल 1 का नंबर डाले, 2 का डाले, 3 का डाले, ऐसे करके एक ही में सारा ई वे बिल का डिटेल्स फिल हो जाता है, और वो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल के साथ ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग लोगों का माल जा रहा हो, अलग अलग लोकेशंस पे जा रहा हो। तो इस केस में क्या ऑप्शन है? कोई जरूरी नहीं है कंसोलिडेटेड निकालना, आप चाहो तो सारा ई वे बिल लेके कैरी करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर एक ही सप्लायर है और उसका 10 डिफरेंट डिफरेंट रिसिपिएंट को वो माल भेज रहा है, तो सब 10 का अलग अलग इनवॉइस बेसिस पे ई वे बिल निकालना होता है। ई वे बिल निकलता किस चीज के बेसिस पे? इनवॉइस के बेसिस पे, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम जो बिल ऑफ सप्लाई बनाए उसके बेसिस पे, डिलीवरी चलाने उसके बेसिस पे। कोई जरूरी नहीं कि सप्लाई हो रहा हो तो इनवॉइस नहीं भी बन सकता, बिल ऑफ सप्लाई नहीं भी हो सकता, कोई डिलीवरी चलान वगैरह के बेसिस पे बनाया जा सकता है। ठीक है, दिस इज नोन एज कंसोलिडेटेड ई वे बिल। ई वे बिल में एचएसएन वाइज हम प्रोडक्ट का डिटेल्स डालते हैं, तो कई बार बल्क प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर का कोई सामान है, तो वहां पे बल्क ई वे बिल निकलता है, एक साथ बहुत सारे आइटम्स को अगर हम मूव करा रहे हैं, तो दैट इज बल्क ई वे बिल, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड ई वे बिल। कंसोलिडेटेड ई वे बिल ट्रांसपोर्टर निकालता है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेट करता है। बाकी ये हो सकता है ई वे बिल 1 वाला मेरे पास 10 पीस हो, इसको सबको एक साथ मिला के ई वे बिल 2 बनाए, ई वे बिल 2 बनाए, दिस इज नोन एज कंसोलिडेटेड ई वे बिल। ये एक ऑप्शन होता है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस। ठीक, अभी समझना है कि अगर हम ई वे बिल नहीं निकाले तो क्या मेरे ऊपर लीगल एक्शंस हो सकता है। सबसे पहला बात, ये सेक्शन रूल 138B में है कि अगर कमिश्नर चाहे तो किसी को भी ऑथराइज कर सकता है कि वो किसी व्हीकल को इंटरसेप्ट करे। कोई ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया कमिश्नर कि इस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने का पावर दे देता है, उस व्हीकल को इंटरसेप्ट कराया, रोका गया, उससे डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। कहीं पे भी डॉक्यूमेंट मांगने का मतलब क्या? इनवॉइस मांगा जा सकता है, ई वे बिल मांगा जा सकता है, उसको मैच कराया जा सकता है। और अगर लगता है कि यहाँ टैक्स कोई ऐसा इनपुट मिला है कि यहाँ पे एक माल चोरी छुपे से जा रहा है जिस पर टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ, तो कमिश्नर के परमिशन से उस व्हीकल को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, उसको कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है, सीजर ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सीजर ऑफ व्हीकल्स भी हो सकता है। और अगर बिना ई वे बिल के कोई माल लेके चला गया, इनवॉइस तो है, तो 10,000 रुपया और द अमाउंट ऑफ टैक्स
और द अमाउंट ऑफ टैक्स, या लगता है उसका वैल्यू इतना है, तो 10,000 रुपया मिनिमम पेनाल्टी लगेगा, और अगर उससे ज्यादा वैल्यू का टैक्स इवेड हो रहा था तो वो वैल्यू ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी मिनिमम आपको जो झटका लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से वो 10,000 रुपए का लगेगा। हो सकता है उससे ज्यादा का भी, जितना का टैक्स इवेजन हो, और मिनिमम 10,000 रुपीज ये लग सकता है। और कमिश्नर को क्या करना है, कमिश्नर को चाहे तो चेक पोस्ट पे RFID डिवाइसेस लगा सकता है, अभी वो प्रोसेस में है। जैसे फास्टैग है उस तरह से RFID, जैसे ही गाड़ी पार होगा उसमें जो जो व्हीकल में जो जो गुड्स लोडेड है उसका ई-वे बिल जो जो निकला उससे मैच कराया जाएगा। RFID डिवाइस लगेगा व्हीकल में, और RFID इंटरसेप्टर्स लगेगा चेक पोस्ट के ऊपर। तो ये पावर होता है कि हम गुड्स को कहीं पे भी कन्वेंस को या व्हीकल को हम इंटरसेप्ट करके उसका इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट हम मांग सकते हैं। और एक राइट भी दिया गया है, जब भी इंस्पेक्शन करेंगे, जब भी हम व्हीकल को रोकेंगे, उसका इंस्पेक्शन स्टार्ट होगा, तो विदिन 24 आवर्स EWB03 फाइल करना होगा ऑफिसर को। कौन फाइल करेगा? ऑफिसर जो इंस्पेक्ट कर रहा है। इसमें पार्ट ए जो है वो 24 आवर्स के अंदर भर देना होता, और फाइनल रिपोर्ट जो है पार्ट बी में जाता है। EWB03 में पार्ट बी में ये 3 डेज के अंदर फाइल कर देना होता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी को पकड़ के रखे पर बता ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको फटाफट से गाड़ी को अगर पकड़े हैं और उसमें लगता है कुछ मिसमैच है, या टैक्स का इवेजन है, या इम्प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है, तो फटाफट से EWB03 फाइल करेगा ऑफिसर। 24 घंटे के अंदर तो एकदम एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बना के जमा करना, और पार्ट बी यानी कि फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज सबमिट हो जाना चाहिए ऑनलाइन। उसके अलावा जो पर्सन का मतलब जो पर्सन व्हीकल का इंचार्ज है, वो उसको भी एक राइट है कि जैसे ही उसको पकड़ता है कोई रास्ते में और 30 मिनट से ज्यादा के लिए डिटेन करता है, तो वो अपना रिपोर्ट कर सकता है कि हमको यहाँ पे पकड़ा गया है, और वो रिपोर्ट करेगा EWB04 में। अगर 30 मिनट से ज्यादा कोई गाड़ी को कहीं रोक के कोई परेशान करता है, तो बिल्कुल उसमें आप कोई मतलब एक कंप्लेन के जैसा वो रेज कर सकते हैं कि आई हैव बीन इंटरसेप्टेड बाय दिस ऑफिसर एट पर्टिकुलर लोकेशन। आप उसका लोकेशन वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ई-वे बिल, किस तरह से ई-वे बिल मैकेनिज्म काम करता है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन वैल्यू ऑफ गुड्स ये इंपॉर्टेंट है कि किस वैल्यू पे। अच्छा, कुछ कुछ स्टेट पे ये लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 1 लाख। जैसे झारखंड में ये लिमिट 1 लाख है, तो हमको सिलेबस के हिसाब से जाना है। स्टेट दिल्ली में 1 लाख है, कहीं कहीं पे 1 लाख का लिमिट है ये, तो हम जो बुक्स में है जो कि 50,000 का लिमिट है। स्टेट को कुछ कुछ एम्पावर्ड किया गया है, जो अपने हिसाब से कुछ कुछ रूल्स यहाँ पे फ्रेम आउट करेगा। तो थैंक यू।